गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ऊर्जा प्रदान करने वाले यौगिकों में वसा के बारे में पढ़ेंगे, फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। वसा से पहले हमने ऊर्जा प्रदान करने वाले यौगिक पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा। उससे पहले हमने देखा था प्रोटीन, जो शरीर का निर्माण करता है। हम भोजन के अवयव पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे पहले हमने शरीर के निर्माण करने वाले यौगिकों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने ऊर्जा प्रदान करने वाले यौगिकों के बारे में पढ़ा। उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने वो लिख दिया था पिछले वीडियो में कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने पूरा बताया था। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। उसके बाद में हम जो पढ़ रहे हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है जो है वसा, और वसा ऊर्जा प्रदान करता है, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो आज सबसे पहले मैं वसा के बारे में बताना चाहता हूं। वसा, अब वसा के बारे में अगर हम लोग देखें ना तो पहले वाले सब हमारे को याद हो चुके हैं। प्रोटीन अच्छी तरह से आ गया, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल अच्छी तरह से, और कंपैरिजन भी किया हम लोगों ने। तो वसा में पहला पॉइंट वही है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक, निर्मित यौगिक। लेकिन इसमें बहुत अंतर आ गया। मैंने कार्बोहाइड्रेट में बोला था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, लेकिन वसा में कम होता है। कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ 2:1 का अनुपात नहीं होता है। ये कार्बोहाइड्रेट में बना किससे भाई? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित होता है। ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे जहन में आता है कि दूसरा पॉइंट हमारे को क्या लेना चाहिए, तो मैं आज इस पे ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती नहीं है, लेकिन मैं आज इसके बारे में अगर बताऊं तो स्रोत क्या है, तो मैं यहां पे 2 वर्ड ही लिख पा रहा हूं, तेल और घी। अब तेल बोले तो वनस्पति, ठीक है ना, और तेल और घी, लेकिन वनस्पति से भी प्राप्त हो सकता है, और मांस, मछली, अंडा और ये भी ले लें तो वो खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है या जीवों से प्राप्त होता है। तो स्रोत में 2, एक तो तेल और घी। ये आपको कहाँ से मिलते हैं ये अलग पॉइंट है। ये वनस्पति से मिलेगा, ये घी जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, तो हमने कहा कि खाद्य पदार्थों से, दूध से मिलेगा। तो इसके अलावा कौन हो गए, तो मेरे पास क्या हो गया, दूध, ठीक है ना, और दूध के उत्पाद, मांस, मछली, इस तरह के जो आ रहे हैं, तो ये सब है। लेकिन मेरे को जो याद रखना है वो तो यही याद रखना है कि तेल और घी जो होता है उसी से सबसे ज्यादा वसा की प्राप्ति होती है। लेकिन अगला जो मेरा पॉइंट आ गया, क्या पॉइंट आ गया, कि ये ऊर्जा प्रदान करने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान कौन करता है शरीर में, तो वो वसा होता है। वो कौन होता है? वसा होता है। कितना देखें तो आपके वसा कितनी एनर्जी देता है और कितना, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20 से 30% ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। तो कितना परसेंट कर रहा है भाई शरीर की कुल ऊर्जा को? लेकिन सबसे ज्यादा कौन दे रहा था ऊर्जा? हमारे शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जा जो काम में आती है वो कार्बोहाइड्रेट है, वो वसा नहीं है। हमारे शरीर की सबसे पहले ऊर्जा खर्च कौन करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट करता है। तो ऊर्जा के आधार पे अगर मैं चलूं तो यहां पे 1 ग्राम से लगभग कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन 9 याद रख लो, तो क्योंकि एग्जाम में 9 ही आया करता है, तो इसलिए 9 याद रख ले तो बढ़िया बात है। अब
वसा का उपयोग है ना, ऊर्जा का उपयोग या वसा का उपयोग का क्रम, वो शरीर में उपयोग का क्रम कैसा रहता है? तो सबसे पहले वो किसका उपयोग करता है? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद किसका करता है? तो उसके बाद में वसा का। और सबसे लास्ट में जो करता है, मैंने कहा था इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी, तब वो किसका उपयोग करेगा? प्रोटीन का उपयोग करेगा। लेकिन सबसे पहले किसका उपयोग करेगा भाई? कार्बोहाइड्रेट का। अब क्या लिखें? वसा हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देता है ना। सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलती है? वसा से। लेकिन शरीर में सबसे पहले ऊर्जा का उपयोग किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों में बहुत अंतर है। सबसे पहले हमारा शरीर किसकी ऊर्जा का उपयोग करता है? कौन से पदार्थ की? कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद में वसा। लेकिन हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? वो देता है वसा। तुम जानते हो ना, जब सर्दियां आती है तो अपनी माँ होती है, माँ क्या कहती है? बेटा मैं तेरे लिए लाडू बना दूं। अरे लड्डू खाएगा, अरे लड्डू खाएगा तो क्या मिलेगी उसको? ऊष्मा प्राप्त होती है, गजब की एनर्जी प्राप्त होती है। तो माँ हर समय लड्डू बनाने को कहती है। सर्दियों में हर घर में बनते हैं, तो वहां पे क्यों कहते हैं? अरे हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। हीट से कभी बीमारी आती नहीं है। हीट मतलब ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसलिए कहते हैं कि वसा हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे पहली बात मैंने बोली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से निर्मित स्रोत, तेल, घी, यही हमारे शब्द हैं। वो भली वनस्पति से प्राप्त हो, खाद्य पदार्थ से प्राप्त हो या जीव जंतु से प्राप्त हो। और शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20 से 30% ऊर्जा का उपयोग हमारा शरीर करता है। बाकी 60 से 70 जो मिल रहा था वो कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा था। और 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी एनर्जी लगभग मिल रही थी। जबकि आपके दोनों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिल रही थी? केवल 4 किलो कैलोरी मिल रही थी। उपयोग का क्रम, हमारे शरीर जो उपयोग करता है उसमें सबसे ज्यादा पहले किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। फिर किसका करता है? वसा का। फिर किसका करता है? प्रोटीन का करता है। और हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देता है। ये आपको वसा के बारे में आना चाहिए। और वसा सर्वोत्तम शरीर के ऊर्जा का केंद्र है और ऊर्जा प्रदान कर देने वाला केंद्र है। तो ये सबसे पहले आना चाहिए। अगला पॉइंट मैं और लिखना चाहता हूं, वसा के बारे में थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट और मैं कुछ बताना चाहता हूं। इनको ट्राइग्लिसराइड है ना, टेक्निकल रासायनिक रूप से इनको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। या फिर क्या बोलते हैं? या मैं लिख रहा हूं ग्लिसरोल के एस्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ग्लिसरोल के एस्टर के नाम से जाना जाता है। अब देखें तो ये तो टेक्निकल वर्ड है, ग्लिसरॉल के एस्टर। ये फर्स्ट ग्रेड में साबुन जब पढ़ते हैं तब भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखें, तो यहां पे मैं क्या बोलता हूं, एक पॉइंट और मेरे जहन में आ रहा है कि इसको कैसे अपन याद रखें। तो ऐसा भी बोलते हैं, ग्लिसरोल तथा वसी अम्ल से इनका निर्माण होता है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल के एस्टर के नाम से जानते हैं। तो ग्लिसरॉल तथा वसी। अब यहां पे फर्स्ट ग्रेड में हम तो अरीट पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे को समझ में आना चाहिए कि ये बहुत जगह पे आता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। ये ग्लिसरॉल तो साबुन में एक बार क्वेश्चन आया। साबुन में क्या क्वेश्चन आया कि साबुन तो बनता है, वो तेल से ही बनता है, वसा से ही बनता है, लेकिन उसका लास्ट उत्पाद साबुन के अलावा कौन होता है? तो उसका आंसर था ग्लिसरॉल। ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। खैर, फिर हम आगे आ जाते हैं।
अगला पॉइंट हम देखना चाहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं, ग्लिसरॉल के एस्टर है। अब मैं यहां पे एक चीज लिखना चाहता हूं, एक पॉइंट लिखना चाहता हूं, कार्य लिखना चाहता हूं, क्या कार्य करता है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कार्य करता है। तो मैंने यहां पे एक लिखा, पहला कार्य कोशिका द्रव्य, हम पढ़ेंगे ना, कोशिका द्रव्य के निर्माण में तथा कोशिका झिल्ली के निर्माण में। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली, लिपिड आ जाता है। लिपिड मतलब होता है वसा ही होता है ना, लिपिड का ही पार्ट है फैट। तो कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने अभी बोला, ये शरीर के तापमान को और तापमान प्रदान करता है। क्या करता है भाई? तापमान प्रदान करता है या ऊष्मा देता है। अरे तुम्हारे को एक एग्जाम्पल देता हूं। गर्मियों के दिनों में दिन को कभी जाओ, है ना, तो खाने में गए, है ना, दिन में किसी के मकान का नांगल है और तुम खाना खाने जाओ, तो कोई मोटा आदमी होगा ना, तो मोटा आदमी जो होगा वो उसको देखो तो मोटापा होता है, फिर वो थाली लेके आता है ना, तो उसके पसीना उतरता रहता है। मेरे तो झरना उतरता है, लेकिन उनके पसीना उतरता रहता है। और पसीना क्यों आ रहा है? किसके कारण से आ रहा है? उसके शरीर में किसकी ज्यादा मात्रा है? वसा की ज्यादा मात्रा है। कोई भी मोटा होगा, भले हाथी होगा, भले भैंस हो गई, है ना, लेकिन वो पानी में क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि उनके वसा की मात्रा ज्यादा होती है। यहां से मुझे एक पॉइंट, ये तो चल रहा है, उससे मुझे एक पॉइंट और याद आता है। एक क्वेश्चन आता है अपर लेवल पे, जब हम कोशिका या जो भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बोलता हूं, वसा का शरीर में एकत्रीकरण त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक में होता है। कहते हैं ना, चर्बी बढ़ गई। क्या बोलते हैं? चर्बी बढ़ गई। अरे मोटा हो गया, ले वो चर्बी बढ़ गई, यहां पे मुंह लटक गया, मोटा हो गया। चर्बी हर समय त्वचा के नीचे जमती है, त्वचा के नीचे, और कौन से टिश्यू में, कौन से ऊतक में जमती है? तो दैट इज कॉल्ड एडिपोज। ऊतक या टिश्यू में एकत्रित होता है, तो आदमी मोटा होता है। अब लोग अपने को कहते हैं ना, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई मैं डाइटिंग पे हूं, अरे मैं मोटा हो गया, अरे यार बहुत चर्बी आ गई। अरे यार मोटा हो गया तो क्या हो गया? अरे वसा की ज्यादा मात्रा, क्योंकि वसा हमारा शरीर खर्च नहीं करता जब तक कार्बोहाइड्रेट। तो वो कहता है डाइटिंग पे हूं। तो डाइटिंग का अर्थ समझिए, उसने खाना मीठा, कहते हैं ना, चाय मत पियो, मीठा मत खाओ, अगर पतला होना चाहते हो तो, और तेल और घी का उपयोग न करो। अरे नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर नहीं करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की जगह, कार्बोहाइड्रेट भी खाना कम कर दो, खाना कम करोगे तो कार्बोहाइड्रेट की जगह वसा का कटाव होगा, धीरे धीरे मोटापा पतले में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप खाना कम करिए, नीमच माता चढ़िए, बार बार रहना। और ऊंची जगह अपने उदयपुर में नीमच माता बार मेरी एक मित्र है, वो 3 बार चढ़ते थे, और 3 बार चढ़ते थे, उनका वजन था 90 से एकदम वो 60 पे आ गए, ठीक है ना। लेकिन वो लगातार ऐसी परिश्रम नहीं कर पाए, तो वापिस वो 90 पे ही पहुंच गए। लेकिन एक बार उन्होंने 60 कर दिया। तो कार्बोहाइड्रेट कम खाइए। तो इसलिए मैंने बोला कि ये वसा का एकत्रीकरण किसके नीचे होता है भाई? त्वचा के नीचे होता है। और त्वचा के नीचे जब एकत्रीकरण हो जाता है तो शरीर के तापमान को संतुलित करता है। कहीं के पे अगर ज्यादा घी, मैं बिल्कुल पतला हूं और घी खाता हूं, तो मेरे लिए तो ऊष्मा का स्रोत का कार्य करेगा, तो उस शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है, तापमान प्रदान करता है। अगला पॉइंट आता है कि भाई ये शरीर का तापमान तो बढ़ा ही रहा था, इसके अलावा जो मेरे को पॉइंट बहुत ही समझ में आता है, वो समस्त अंगों
को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सुरक्षा प्रदान करने का काम हर अंग में, हृदय हो गया, लंग्स हो गए, जो भी किडनी विडनी सब ले लीजिए आप, उसके चारों तरफ एक मोटी झिल्ली का जो भी चढ़ा हुआ है, रक्षक परत जो चढ़ी हुई है, जो कवच लगा हुआ है, वो किससे बनता है? तो सबसे ज्यादा वसा का योगदान होता है। किसका योगदान होता है? वसा का योगदान होता है। ये बात को आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद में मेरे को एक और बहुत अच्छा पॉइंट लगता है कि 4th नंबर में जो लिखना चाहता हूं, जैसे अपन आते ना और आप दोस्त लोग चल रहे हैं, आप अपने सिटी में जाओ तो आजकल सबसे ज्यादा दुकानें किसकी है ना? कचौरी और समोसे की। अरे सर, कचौरी समोसा, जैसे मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ ना, मेरा दोस्त पीछे पे बेटा एकदम झोंका आएगा हवा का और खुशबू आएगी। अरे खुशबू आती है तो अपन क्या कहते हैं? अरे भाई क्या पैसे हैं? क्या पैसे हैं तो खा लेते हैं। किसी भी खाने की खाद्य पदार्थ को रुचिकर स्वाद युक्त बनाने वाले कौन है? वसा, है ना? तेल जलता है, घी जलता है, एकदम खुशबू आ जाती है और कहते हैं यार खा लेते हैं। मतलब है ना, भोजन को, है ना, भोजन को रुचिकर बनाने के लिए, रुचिकर है ना, मतलब स्वादिष्ट बना, स्वाद और खुशबू प्रदान करने का काम जो करता है वो कौन करता है भाई? भोजन करता है। दैट इज कॉल्ड। आज मैं वसा के बारे में अगर कुछ जानना चाहता हूं तो इतनी बातें मुझे याद होनी चाहिए। पहली, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा का केंद्र है, ठीक है ना। और हमने कहा 1 ग्राम कितना देता है? जब लगभग 9 किलो कैलोरी देता है। फिर मैंने कहा कि शरीर को सबसे पहले नहीं देता है, पहले सबसे पहले कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट खर्च होता है, उसके बाद में ये खर्च होता है। तो ये जो सारा का सारा बताया, उसके बाद टेक्निकली रूप से, रासायनिक रूप से अगर कोई बोलते तो ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से जानते हैं या ग्लिसरॉल के एस्टर के नाम से जानते हैं। और इसको पूछा जाए कि वसा किन किन 2 टुकड़ों से निर्मित हुआ है या इससे कौन जल अपघटन करने पे कौन से 2 उत्पाद बनते हैं, तो ग्लिसरॉल और वसी अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है ना। कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली, मतलब कोशिका का बाह्य आवरण हमारे अंदर, जंतुओं के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर कोशिका द्रव तथा कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित भी करता है या तापमान बढ़ाने का या ऊष्मा प्रदान करने का कार्य करता है। समस्त अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और भोजन को रुचिकर और स्वादिष्ट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? घी और वसा का यूज किया जाता है। तो ये मेरे लिए वसा का एक अच्छे पॉइंट्स जो हैं, जो आप पूछे जाते हैं, वो मैंने तुम लोगों को बता दी। फिर मेरे जहन में 1-2 क्वेश्चन और थोड़ा सा अपर लेवल पे जाना चाहता हूं, तो मैं एक 3rd पॉइंट और लगा देता हूं कि वर्गीकरण, थोड़ा सा वर्गीकरण करना चाहता हूं, राइट। और वर्गीकरण में एक मोटे तौर पे हर लेवल पे कुछ आता है तो मैं एक बोल देता हूं, असंतृप्त वसा। अब ये बहुत घोर केमिस्ट्री आ गई, रसायन आ गया, है ना। और एक होता है भाई संतृप्त, संतृप्त वसा, राइट। आज मुझे कोई बोलता है तो मैं टेक्निकल ज्यादा जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं इसको मोटे तौर पे अगर मेरे को कोई पहला पॉइंट बोले ना, तो ये मैं बोलूंगा असंतृप्त इजिकल टू तेल है और संतृप्त इजिकल टू घी है, ठीक है ना। तो मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 मैं बोलता हूं असंतृप्त कौन होते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर नहीं आता हो तो करना मत, मैं तो यूं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध या डबल बंध आते हैं कार्बन में तो असंतृप्त होता है, और अगर केवल सिंगल आता है तो संतृप्त होता है, एकल बंध। क्या लिखा भाई, एकल बंध आता है। और यहां पे द्विबंध और त्रिबंध आते हैं तो बोले जाते हैं। आज तेल, अगर कोई कहे कि सर क्या अंतर है तेल और घी में, तो एक मुख्य अंतर है कि ये जो भी होते हैं ना असंतृप्त वसा, जिसको हमने तेल बोला है,
ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में रहते हैं, इसलिए तेल कहलाते हैं। और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, ठोस अवस्था में जमे हुए पाए जाते हैं, तो वो घी बोला जाता है। आज कोई तेल और घी में मुझसे कोई अंतर पूछना चाहे तो मेरे को वर्गीकरण में लगता है कि बच्चों को ये आना चाहिए, तेल और घी के बारे में मालूम होना चाहिए। यूं तो हम और भी अंतर कर सकते हैं, वनस्पति वसा, है ना, पादप वसा, और उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली अगर मेरे से कोई पूछता है तो असंतृप्त वसा और संतृप्त वसा में आ जाता है। फिर अगला मेरे पास है एक दो वर्ड बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, साबुन हर जगह आ गया, नहीं, साबुन हमारे जीवन में काम में आता है। तो आज मुझे कोई पूछता है ना कि ये साबुन है ना, मैंने अभी भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, साबुन क्या है ना। कोई बोलता है उच्च वसीय अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण है, ये तो है टेक्निकल परिभाषा। मैंने क्या बोला, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन। लेकिन साबुन बनता कैसे है मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। वसा, वसा, वसा मतलब समझे, वसाया दुनिया में, वसाया, वसा में कौन ले रहा हूं मैं, कोई भी तेल ले लो, किसी भी तरह का, सोयाबीन का, सरसों का, लेकिन हायर फैटी एसिड ले देते हैं, लॉराइल एसिड, है ना, स्टेरिक एसिड, और इस तरह के, वो टेक्निकल है, मैं उधर जाना नहीं चाहता। वसा या कोई भी दुनिया का तेल ले लो, उसमें NaOH कास्टिक सोडा डाल दो या KOH कास्टिक पोटाश डाल दो। क्या डाल दो, क्या डालना है भाई, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश डाल दीजिए, आपको जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगा, साबुन प्लस ग्लिसरॉल। और ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, है ना। लोगों का जीवन एक नंबर से चेंज हो जाता है, वो सरकारी नौकरी में आ जाते हैं तो साबुन प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, सॉरी गलत लिख दिया था मैंने, तो ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल मिलता है। और बहुत मजेदार बात है, अगर तुम मेरे से जानना चाहते हो ना तो मैं एक चीज और बताता हूं इसके अंदर, कि अगर NaOH लेते हैं तो ये जो बनेगा ना साबुन, वो क्या बनेगा, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन बनेगा। और अगर, है ना, ये लेते हैं कास्टिक पोटाश, तो ये अपने को धोने का साबुन बनता है, मतलब नहाने धोने के लिए अपने को धोने का साबुन प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड। आज मतलब मुझे पता चला कि साबुन का निर्माण किससे होता है, तेल, उच्च वसीय, है ना, ग्लिसरिक एस्टर से उनका निर्माण होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पूरा गेम है और इसको समझना चाहिए, ये आगे आएगा, मैंने इसको यहीं पे बता दिया, लेकिन ये आगे आएगा, ठीक है ना। तो साबुन का निर्माण किससे, तेल प्लस NaOH। तो इस क्रिया को बहुत बड़े लेवल पे आप पढ़ रहे हो तो इसको साबुनीकरण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई, साबुनीकरण। बहुत क्वेश्चनों में आता है साबुनीकरण, बहुत अपर लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं वहां पे ये आता है। ये मेरे पास देखना, असंतृप्त, डबल बंद, ट्रिपल बंद, और घी इज इक्वल टू एकल बंद, है ना। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा एक्स्ट्रा जो मैंने बताया है वो ये है। लेकिन उसके आगे अगर मैं कुछ और जानना चाहता हूं तो मेरे को अभी एक वसा के बारे में मुझे एक जानकारी और दे देता हूं, चलो उसको बोलते हैं। मैं उसके लिए एक शब्द का उपयोग कर रहा हूं, तेल का कठोरीकरण, है ना, है ना, अपन कठोरीकरण, ठीक है ना, मेरे को लिखना भी ध्यान से आ नहीं रहा है ना, तेल का कठोरीकरण। अरे सर, अपन खाना खाने जाते हैं, जिमण विमण में जाते हैं, जिमण में जाते हैं, फिर कहते हैं अरे यार देसी घी में खाना नहीं बनाया, किस में बनाया, डालडा घी में, डालडा कंपनी है, डालडा कोई नहीं, वनस्पति घी में बनाया। डालडा घी, डालडा इतना फेमस हो गया कि डालडा घी नहीं बोलते, बोलते हैं कि वनस्पति घी में, अरे देसी घी में खाना नहीं बनाया। अरे ये क्या है, अब मैं बताता हूँ, वनस्पति घी या डालडा घी किससे बनता है। तो ये बहुत बड़ी जगह पे आ जाता है कि
आपके क्या होता है, तेल लेते हो प्लस हाइड्रोजन लेते हो, और तेल और हाइड्रोजन अगर लेते हैं तो उससे जो बनता है, उससे बनता है वनस्पति घी। वनस्पति घी बनता है, वनस्पति घी। भाई कल बड़ी आती है या छोटी आती है पता नहीं, तुम देखते रहना, मेरे हिंदी आती कम है ना। वनस्पति घी और बन जाता है, तो ये वनस्पति घी का निर्माण हो जाता है। देखो ना कैसा है, ये द्रव अवस्था में था, राइट, ठीक है ना। ये द्रव अवस्था से किस में कन्वर्ट हो गया भाई, आपके द्रव अवस्था से ये किस अवस्था में रह गया भाई, बदल गया ठोस अवस्था में, और ये वनस्पति घी के नाम से जाना जाता है। तो ये मेरा पूरा का पूरा वसा से रिलेटेड जो पार्ट था ना, वो मैंने। अब तुम कहोगे बीमारी, अरे डायरेक्ट कोई बीमारी नहीं होती। और कोई मुझे बोलता है ना कि घी और तेल खाने से आदमी बीमार होता है, अरे नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं। पुराने लोगों को देखिए, खूब घी खाते थे, खूब तेल खाते थे, लेकिन काम करते थे। और जो काम करता है, शारीरिक परिश्रम करता है, वो कभी भी वो बीमार नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं खूब घी खाइए, है ना, खाने के लिए जियो, जीने के लिए मत खाओ, है ना। और खाओगे तो उसमें घी और तेल के बिना कुछ होगा नहीं, सारा स्वाद तो इसी से आता है। मस्त खाइए, मस्त चेपिए, है ना, यूं बोलना चाहिए, है ना, खूब चेपो, है ना, मस्त मजा आएगा। तो वो चीज होनी चाहिए, तो कभी भी कोई बीमार नहीं, लेकिन उसके लिए शारीरिक परिश्रम करना बहुत जरूरी है। अब मेरे डायरेक्ट कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप काम नहीं करते हैं शारीरिक परिश्रम, तो वो मैंने कहा त्वचा में जमा होता है, वो जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। लिपिड और प्रोटीन्स और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ये, है ना, ये सब मिलके आपके क्या कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। तो हार्ट की बीमारी, हार्ट के अंदर तेल और घी ज्यादा खाते हैं तो उनका जमाव होने लग जाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल इजीली बनता है, और कोलेस्ट्रॉल जब बनता है तो हृदयघात, हार्ट अटैक होने की संभावना पैदा होती है। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन में अगर जम गया, क्लोटिंग हो गई, कोलेस्ट्रॉल जम गया तो क्या होगा, तो ये चीजें, हार्ट अटैक हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा। मोटापा अपने इटसेल्फ खुद एक रोग है। तो ये सारा का सारा मैंने वसा के बारे में जो पूछा जाता है, अपर लेवल तक जो पूछा जाता है, वो मैंने तुम लोगों को बताया। मुझे लगता है कि मैंने बहुत क्लियरली बता दिया है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने जो मैंने अभी पार्ट में। लेकिन अगला जो पार्ट पढ़ाया जाएगा ना अगले वीडियो में, दैट इज कॉल्ड विटामिन। और विटामिन में गजब के क्वेश्चन आए आज तक, हर एग्जाम में अगर कोई आया है तो विटामिन, जो अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने पढ़ा है ना, उसके बारे में कुछ क्वेश्चनिंग करना चाहता हूं, क्वेश्चन बताना चाहता हूं। कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्वेश्चन अगर आता है तो मैं क्वेश्चन बताता हूं। देखें तो क्वेश्चन में हमने सबसे पहले मैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन मुझे यहीं से जरूरत थी, वो विटामिन से रिलेटेड था, इसलिए उसको मैंने रखा नहीं है। तो इसको अगर आगे देखें ना, तो पहला क्वेश्चन आज का, निम्न में से भोजन के अवयव है। अरे बताया तो था भाई, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और आपके जल, है ना। तो यही तो होते हैं। अब देखो आंसर में क्या क्या आ रहा है भाई, एक कार्बोहाइड्रेट होता है साहब, कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट। उसके बाद में प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है भाई, उपरोक्त सभी। तो टोटल मिला के आंसर अपना कौन सा हो गया, ये हो गया। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया, देखें अगला क्वेश्चन हम देखना चाहते हैं। देखें अगला क्वेश्चन जो है, आयोडीन अभी मुझे पढ़ाना बाकी है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे और बाद में आएगा। लेकिन निम्न में से ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ में प्रचुरता होनी चाहिए। अरे सबसे पहली लाइन ही मेरी ये होती है, ऊर्जा प्रदान करता है कौन, है ना, वसा और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन तो शरीर का निर्माण करता है। तो यहां पे आंसर क्या हो गया बच्चे लोगों, ठीक है ना, रेड से कर देता हूं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। आपको अगर नॉलेज है, आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगला पॉइंट जो आ गया वो आ गया सूक्ष्म पोषक तत्व। ये मेरे को बताना चाहिए। कभी भी ज्यादा मात्रा में जो हम ग्रहण करते हैं ना,
वो क्या करते हैं, प्रोटीन, हमारी थाली जो होती है उसमें तो सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन होता है भाई, प्रोटीन। थर्ड नंबर पे कौन होता है, वसा। एक बात मैं बताना और चाहता हूं यहां पे, वसा जो हमारे शरीर को चाहिए प्रतिदिन, एक व्यस्क व्यक्ति को कितना चाहिए, तो मैं बोलता हूं 40 से 60 ग्राम अगर ग्रहण कर लेता है ना। और हमने कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था कि लगभग 400 से 500 ग्राम मिल जाए तो बहुत अच्छा है, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और प्रोटीन कितना चाहिए, अभी तक याद हो जाना चाहिए, मुझे लगता है याद हो गया होगा, 60 से लगभग 100 ग्राम अगर हम ग्रहण करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो ये ज्यादा मात्रा में चाहिए, अत्यधिक मात्रा में। लेकिन ये क्या बोल रहा है, सूक्ष्म पोषक तत्व, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूं सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है, विटामिन और खनिज लवण। तो यहां पे आंसर जो होगा, जो अगले में हम विटामिन ही पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन आ गया तो मैंने कहा कि एक बार मैं बता भी दूं, और ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर दिया। तो ये ज्यादा मात्रा वाले तो ये है, इतनी मात्रा में चाहिए, ये तो मिलीग्राम में चाहिए, है ना, कुछ 1 ग्राम, कोई मिलीग्राम में चाहिए होता है। तो ये इनकी बहुत कम मात्रा चाहिए होती है, विटामिन और खनिज लवण की बहुत बहुत कम मात्रा। जब आएंगे तब अपन और बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, है ना, ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला। अरे जब मैंने कार्बोहाइड्रेट, और मैंने सबसे अच्छी बात क्या बोली, जिसके पीछे ओज ओज की आवाज आती हो वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, और ग्लूकोज उसमें से है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत रेयरली तुम्हारे आना चाहिए, और अपर लेवल पे आ भी जाए तो मैंने बता दिया। उसके बाद में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण, अरे पूर्ण ऑक्सीकरण समझते हो, किसी का पाचन होता है तो ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीकरण मतलब पाचन होना या दहन होना। तो इसकी जगह पे मैं क्या है, ऑक्सीकरण की जगह पे क्या लिख सकता हूं, दहन होना। आगे जाके अपन किस वर्ड का यूज करेंगे, जब पाचन पढ़ेंगे तब मैं पाचन में इसका यूज करूंगा। और ये कितना चाहिए, मैं किलो जूल में नहीं बता पाया हूं, मैं किलो जूल का मैं कमेंट में कहीं लिख दूंगा। तो 17 किलो जूल की आवश्यकता होती है, 12-15। और ये याद रखने वाली बातें हैं। तो ये चीजें कि ऑक्सीकरण आ जाए तो घबराना नहीं है, ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, राइट ना। ग्लूकोज का पाचन होता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, राइट। तो इसको आगे देखें। अगला, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट है कौन। अरे मैंने कार्बोहाइड्रेट को पहला क्या बांटा था, सब कार्बोहाइड्रेट मीठे खाद्य पदार्थ, मीठे खाद्य पदार्थ, शर्करा, मीठा 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 कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च, मैंने कहा किसके पीछे ओज की आवाज नहीं आती, न तो ग्लाइकोजन के पीछे आती है न स्टार्च के पीछे आती है, इसके पीछे तो ओज की आवाज आई। तो उपयुक्त सभी जो हो गए, शक्कर मीठी, मीठी हर चीज में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। फिर उसके बाद में, ठीक है ना, उसके बाद में दूध में पाया जाता है। अरे सर, दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज। और लैक्टोज का जल अपघटन करोगे, लैक्टोज का जल अपघटन करोगे तो क्या मिलता है, तुम्हारे को बताया ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्या बताते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। माल्टोज किससे दो चीज मिलती है, दो कौन मिलते हैं, तो 2 ग्लूकोज के अणु मिलते हैं। और सुक्रोज में कितने मिलते हैं, तो हमने कहा था ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर में क्या है भाई, तो ये है। उसके बाद में अगला जो मेरा पॉइंट आ गया, वो आ गया शरीर का निर्माण करने वाला कौन, प्रोटीन। ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन, तो ये हमारा प्रोटीन हो गया। कार्बोहाइड्रेट और वसा तो ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन, है ना। तो यहाँ पे एक गड़बड़ी आ गई इस ऑप्शन में, हमारे छपाई करने वाले कंप्यूटर वाले ने कुछ लोचा कर दिया है। तो ये प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन की जरूरत होती है। अब उसके बाद में पाचन की प्रक्रिया के दौरान स्टार्च और शर्करा दोनों का अवशोषण किस रूप में होता है, ये पाचन तंत्र में आएगा। लेकिन क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने रखवा दिया इसको ग्लूकोज के रूप में। कभी भी अधिशोषण, क्यों, हमारे शरीर में सब ग्लूकोज है, वो बन बन के ग्लाइकोजन बनता है, उसी के आधार पे ये चलता है। हमारे शरीर में संचित भोजन कौन, ग्लाइकोजन। लेकिन है किसका रूप, ग्लूकोज का ही रूप है। सब ग्लूकोज के रूप से ऊर्जा के रूप में एकत्रित होते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितने अभी लिखा,
तुमने देखा ना, मैंने अभी लिखा क्या कार्बोहाइड्रेट, मतलब पूरे थाली में सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है, चावल, आलू, रोटियां, ठीक है ना, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो रोजाना हमारे को 400 से 500, ये वयस्क व्यक्ति के लिए, लेकिन ये बात ध्यान रखें वयस्क व्यक्ति का ही आता है, और ये हो गया। उसके बाद में आ गया सेल्यूलोज का कार्य क्या होता है। मैंने बोला था पहले आदमी के अपेंडिक्स होती है, पाचन तंत्र में मैं बात करूंगा, है ना, ये अवशेष के रूप में। इसका मतलब है पहले काल में मानव घास भी खाता हो तो पता नहीं, क्योंकि वो वहाँ सेल्यूलोज एंजाइम था उनके, और वो पाचन के काम में आता है। लेकिन मैंने एक बात उस समय बोली थी, रेशेदार चीजें खाइए जो पाचन और तंत्र को सुदृढ़ बनाती है। पाचन तंत्र किससे सुदृढ़ बनता है बेटा? मल को स्थूलता प्रदान करता है, और दूसरा मल त्यागने में सुगमता आती है, दैट इज कॉल्ड सेल्यूलोज का काम है। 1 और 2 ये दोनों इसका आंसर होंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट आएगा ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत। अब तो याद हो गया, वसा 9, और दोनों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं? 4 किलो कैलोरी। तो भैया सबसे ज्यादा कौन हो गया? वसा। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद में 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण, बार बार वही आ रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, और वसा से क्या ऊर्जा प्राप्त होती है भाई? 9। बार बार वो के वही क्वेश्चन आते हैं, और बिल्कुल इजी है। निम्न में से वसा का कार्य नहीं है। देखो कार्य मैंने अलग से लिखा था, तब तुमने देखा कि सबसे वसा ताप रोधक के भांति कार्य करता है, शरीर के तापमान को बढ़ाता है। सही है, कार्य है, ठीक है ना। संग्रहित वसा मुख्य अंग को झटकों से बचाता है। मैंने क्या कहा? हर अंग का सुरक्षा कवच कौन है? वो वसा है। फिर उसके बाद शरीर में विटामिन सी के संश्लेषण। विटामिन सी तो अपन पढ़ के आए, कल भी पढ़ाऊंगा, खाटे खाटे फलों से, खट्टे खट्टे फलों से ही प्राप्त होता है। तो यहां से तो नहीं बनता है भाई। वसा स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण करता है। यस, स्टीरॉयड्स जो भी होते हैं ना, जो अपने को तुरंत एनर्जी देते हैं, वो कहाँ किससे बनते हैं? वो वसा के संश्लेषण में सहायक होते हैं। ये एक नया पॉइंट है, ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन स्टीरॉयड जब पढ़ाऊंगा ना तब मैं बताऊंगा, क्योंकि शरीर विज्ञान जब मैं पढ़ाता हूं तब मैं बोलता हूं इसको, तो ये चीज हो जाएगी। उसके बाद में जो अगला पॉइंट आ गया, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है? याद कर लिया सर, बहुत बहुत, मैं ये 5वीं 6ठी बार बोल रहा हूं। और उसके बाद में प्रोटीन का पाचन, ये 2 क्वेश्चन पाचन से रिलेटेड आ गए। और पाचन से रिलेटेड आ गए मतलब क्या है? पाचन किस में होगा? सबसे ज्यादा पाचन प्रोटीन का होता है आमाशय और छोटी आंत में। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? अभी क्वेश्चन बता देता हूं, वहां पाएगा। सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और ये लास्ट जो हो गया, कंप्लीट हो गया, सॉरी मेरे को लग रहा था आगे वो है। तो इसके साथ ही थैंक यू, आप इस वीडियो को देखिए, और अच्छा सब कुछ लिखा गया है। और अगले वीडियो में हम विटामिन के साथ मिलते हैं। जय भारत, जय राजस्थान।